हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 3 जुलाई को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है और सेकेंड आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन इकॉनमी गिग वर्कर से संबंधित है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है रीफेजिंग द ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। जो ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए एस्पेक्ट है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वह है आर गिग वर्कर अ पार्ट ऑफ इंडियन लेबर डेटा। क्या पीएलएफएस में गिग वर्कर विजिबल है, क्या उन्हें डिस्टिंक्ट अकाउंट दिया गया है, आइडेंटिटी दी गई है, इस पर चर्चा की जाएगी। क्या ये इंक्लूड भी किए गए हैं पीएलएफएस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। स्पेशली प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको गिग वर्कर के इशू आते हैं तो उसमें बस आप एक पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी इशू है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रीशेपिंग ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। IR की बात करें तो प्रीलिम्स में IR का वेटेज बहुत बड़ा है पिछले कुछ सालों में, और डेटाबेस क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। सो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने के पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ ट्रायंगुलर कॉपरेशन इन रीशेपिंग द ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस, है ना। तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ट्रायंगुलर कॉपरेशन की। ट्रायंगुलर कॉपरेशन मतलब 2+1, ठीक है, दो कंट्री इसमें इन्वॉल्व होगी और तीसरी कंट्री के लिए, है ना, डेवलप करने के प्रयास करेगी। ये ट्रायंगुलर कॉपरेशन का यहाँ पर मतलब है। अब किसको रीशेप करना है, ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग सिस्टम को या ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस को। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उन्हें कई तरह के फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो जो फाइनेंशियल एड है वो लगातार कम होते जा रहा है, तो उसी को, वो जो कम हो रहा है उसके लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की जाएगी। ठीक, शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर 5 मॉडलिटी की बात की गई है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्री है या ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके साथ जो है जब भी किसी तरह के रिलेशन होते हैं तो कुछ तौर तरीक़ों को कंट्री अपनाती है। और उसमें जो 5 मॉडलिटी ऑफ एंगेजमेंट है इन कंट्री के साथ ग्लोबल साउथ की, वो 5 मॉडलिटीज़ क्या है। सबसे पहले जो कंट्री, जैसे लेट्स से इंडिया और अफ्रीका की हम अगर बात करें तो इंडिया अफ्रीका में सबसे पहले क्या करना चाहेगी, कैपेसिटी बिल्ड करना चाहेगी। वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड, सोशल डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा। अगर मान लीजिए हमने वहाँ इन्वेस्ट किया है तो हम कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके, है ना। अगर हमारी कंपनी वहाँ जा रही है तो हमारी कंपनी के जो भी तौर तरीके हैं वहाँ की कंपनी सीख सके। अगर हमने कोई इक्विपमेंट दिया है तो उसकी टेक्नोलॉजी भी हम उन्हें देंगे। ठीक, नेक्स्ट है मार्केट एक्सेस। लीस्ट डेवलप कंट्री को आपसे क्या चाहिए, इंडिया से मार्केट एक्सेस चाहिए। अगर वो कुछ ग्रो कर रहे हैं जिसमें उन्हें कंपैरेटिव एडवांटेज है तो वो आपके यहाँ वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके ताकि उनका डेवलपमेंट हो। इसके अलावा ग्रांट्स एंड कंसेशन फाइनेंस, ठीक है, तो ग्रांट ये फाइनेंशियल एड हो गई और कंसेशनल फाइनेंस दिया जाता है ना। अलग अलग कंट्री लाइन ऑफ क्रेडिट देती है, इंडिया भी करती है अफ्रीका या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के साथ में। सो ये 5 मॉडलिटीज़ है, इसी पर रहकर इन्हीं मॉडलिटीज़ में एंगेजमेंट किया जाता है, स्पेशली ग्लोबल साउथ कंट्री के साथ में। ठीक, अगर ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। यहाँ जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा, कंसेशन फाइनेंस के ऊपर होगा। ठीक, अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। India developing cooperation with the global south has been showing a rising trend from the last several years, है ना। तो ग्लोबल साउथ के साथ इंडिया का जो डेवलपमेंट कॉपरेशन है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इंडिया हैज़ मेड कंसिस्टेंट एफर्ट टू एक्सपांड द फैसेट ऑफ दिस एंगेजमेंट एंड has also almost doubled the flow of quantum from around 3 billion in 2011-12 टू अराउंड 7 बिलियन इन 2023-24। सो अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है उनके साथ हमारी एंगेजमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और
हमारे यहाँ से जो पैसा है, कंसेशन लोन्स हैं या फिर ग्रांट है, वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। $3 बिलियन हुआ करती थी 2010-11 में, और आज के समय में ये 7 बिलियन, दो गुना से अधिक बढ़ चुकी है। वाइल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडिया मार्केट हैव बीन इंपॉर्टेंट मॉडलिटी ऑफ दिस एंगेजमेंट, द मेन इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन द एक्सटेंशन ऑफ लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। सो आइडियाज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, हम लोन प्रोवाइड करते हैं, और ये जो लोन होते हैं बहुत ज़्यादा कंसेशंस लोन होते हैं, बहुत कंसेशन 0.01% के इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं। किसको, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को। तो ये जो मॉडलिटीज़ की हमने बात की थी, तो हम सभी में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फ्री ड्यूटी फ्री जो है मार्केट एक्सेस भी दे रहे हैं, कैपेसिटी बिल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैसेट है वो क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट, और उसमें भी इंडिया तेज़ी से काम कर रहा है। इस बार के जो बजटरी प्रोविजंस थे 2025-26 के, उसमें थोड़ा रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है इन क्रेडिट लाइन से रिलेटेड। G20 में भी इंडिया ने जो कंसर्न्स थे, वो जो सीरियस कंसर्न है जो कि ग्लोबल साउथ की कंट्री फेस कर रही है, उसे बताया था। क्या कंट्री फेस कर रही है ग्लोबल साउथ की, सॉवरेन डेट लेवल, है ना। ये जो कंट्रीज़ हैं ग्लोबल साउथ की, इनके ऊपर जो ब्याज है, जो ऋण है, लोन है, वो सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इनको कैसे फिर कोई कंट्री लोन दे सकती है ना, जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो इनको मिलेगा नहीं। तो ये एक इंडिया की हमेशा से चिंता रही है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और भी कुछ इश्यूज़ हैं। तो पहला इशू क्या है, पहला इशू ये है कि पूरे विश्व में जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उनके ऊपर डेट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो उनको है ना डेवलपमेंट फाइनेंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डेट बढ़ रहा है, और मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे मिलेगा। ऐसे में डेवलपमेंट नहीं होगा ग्लोबल साउथ कंट्री का, उन्हें जो सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है LOC देता कैसे है, LOC मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना। इंडिया क्या करता है, ग्लोबल कैपिटल मार्केट से पैसा बोरो करता है और पार्टनर कंट्रीज़ को कंसेशन रेट पे देता है। अगर इंडिया ने 2% पे उठाया, इनको 0.2% पे देगा, और इसका जो डिफरेंस होता है वो अपने बजट से क्या करते हैं, अपने बजट से सरकार भरती है। सो यहाँ 1.8% का जो ब्याज होगा वो कौन भरेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी। ऐसे ही अभी तक के चलता आया है, और ये उम्मीद की जाती है कि ये 0.2% ब्याज के साथ जो कंट्री होगी वो उनका डेट वापस कर देगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली क्या इशू चल रहा है, ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ग्लोबली देखेंगे तो मनी का क्रंच देखने के लिए मिल रहा है। अब जब मनी है ही नहीं तो बोरो कहाँ से करोगे, मार्केट में पैसा ही नहीं है, देने वाला नहीं है तो लेने वाला पैसा लेगा कहाँ से, ठीक। तो पैसा हम उठा नहीं पा रहे हैं। अब जब हम पैसा उठा ही नहीं पाएंगे तो हम बांटेंगे कैसे। तो जो ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस है उसके कारण बेसिकली क्या हो रहा है, इंडिया का जो लाइन ऑफ क्रेडिट और बाकी कंट्रीज़ का जो लाइन ऑफ क्रेडिट, जो कंसेशन फंड्स जाने चाहिए थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया को फेस और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेस करना है, जो कि ग्लोबल साउथ के साथ एंगेजमेंट कर रही है, इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ भी। नेक्स्ट बात करें, द ट्रेडिशनल ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट्स providers are going through their own budgetary crisis, while the partner of global south have challenges in coping with the debt। अनदर जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था ना, बहुत सारे ट्रेडिशनल ऑफिशियल असिस्टेंट प्रोवाइडर थे, जैसे कि USAID हो गया, है ना, USAID प्रोवाइड करता था। ये इन लोग अलग ही बजटरी कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं, इनके पास खुद ही पैसा नहीं है, ये कहाँ से देंगे। तो ऐसे में जो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतना ज़्यादा बढ़ गई है। ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस की बात करें तो वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। द कोलैप्स ऑफ USAID एंड द डिक्लाइन ऑफ फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस हैव हाईलाइटेड द इमर्जिंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट फाइनेंस, है ना। ODA की अगर मैं बात करूँ तो जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है ये 2023 में 214 बिलियन हुआ करता था। 2025 का डेटा देखें तो ये क्लोज टू 97 बिलियन हो गया। तो आप देखें 45% रिडक्शन फॉरेन एड में हुआ है, 0.5%, ऑलमोस्ट 0.5%, मतलब 50% आपका रिडक्शन देखने को मिल रहा है। सो ये सारे के सारे आपके इश्यूज फेस करना पड़ रहा है आज के समय में, किसको,
लीस्ट डेवलप कंट्री को, है ना। उनके पास जो फॉरेन एड आती थी वो अब नहीं आ रही है, उन्हें जो लोन मिल जाता था वो अब नहीं मिल रहा है। Shrinkage in the resource flow is likely to affect several development programs across least developed country, particularly at a time when themselves are passing through unprecedented debt crisis। उनके पास पहले ही डेट इतना ज़्यादा है, वो खुद से लोन ले नहीं सकते, कंसेशन लोन उसे मिल नहीं रहेंगे और जो फाइनेंशियल ग्रांट है वो भी नहीं मिल रही, तो फिर डेवलपमेंट होगा कैसे इनका? बिना इनकी जो इन्वेस्टमेंट नीड है ये जब तक पूरी नहीं होगी तब तक के कैसे डेवलप होंगे? इन्वेस्टमेंट नीड की बात करें एसडीजी की, तो वो भी बढ़ गई है ना। पहले 2015 में 2.5 ट्रिलियन थी, अब 4 ट्रिलियन हो गई है। तो पूरी दुनिया में पैसा तो चाहिए, है ना। ये 4 ट्रिलियन आएगा कहाँ से? तो ये सब पैसा जब तक के नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा सही कंट्रीज़ को, तब तक के एसडीजी गोल अचीव नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो कोविड-19 के बाद जो है जो एसडीजीज टारगेट है वो भी डिले हो गए, और जो बोरोइंग है वो कॉस्टली हो गई है, लेस प्रिडिक्टेबल हो गई है, ओवरऑल कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सो इन सब चीज़ों के बैकड्रॉप में जो चैलेंजेस हमने अभी डिस्कस किए, इसके बैकड्रॉप में क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन क्या है? 2+1। ठीक, यहाँ पर 2+1 मतलब हम ट्रायंगुलराइजेशन या ट्रायंगुलर कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ट्रायंगुलर कॉपरेशन हो सकता है। अ रे ऑफ होप लाइज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ इवॉल्विंग अ न्यू मैकेनिज्म ऑफ पूलिंग रिसोर्सेज विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। है ना, आप किसी के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं? लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ पुल कर सकते हैं ना, 2 कंट्री एक साथ मिल जाए और दोनों पैसा इकट्ठा करके तीसरी कंट्री में इन्वेस्ट करें। अब यही करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो है ट्रायंगुलर कॉपरेशन की बात की जा रही है, 2+1 कंसेप्ट की बात की जा रही है ना। चाइना भी ये 2+1 जो फिलॉसफी है उसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है। रिसेंटली अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, इसका एक ग्रुप बना है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये ग्रुप बना है। तो इसमें पाकिस्तान और चाइना 2 हैं और 1 जो कंट्री है वो बांग्लादेश है। तो 2+1 के ऊपर चाइना भी बहुत रिलाई करती है, और ऑल टुगेदर अगर देखें तो इंडिया और बाकी कंट्री को भी इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए, इस नई मैकेनिज़्म को फॉलो करना चाहिए। इस तरह के एक्सपीरियंस पहले भी हमने देखे हैं, पहले भी ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे कि इंडोनेशिया, ब्राज़ील है, इनके ग्लोबल रिच एक्सपीरियंस रहे हैं। जर्मनी और जापान है, इन लोगों ने साथ में मिलकर 3rd कंट्री में काम किया है। स्पेशली जापान, इंडोनेशिया की बात करें तो दोनों ने मिलकर जो आसियान कंट्री है जो कि पुअर है ना, उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनमें बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। सो इसी तरह का ट्रायंगुलर कॉपरेशन अगर बन जाए तो बहुत ज़्यादा जो इशू चल रहा है फाइनेंस का वो रिजॉल्व हो सकता है। अब इसमें जो 2+1 है उसमें होगा क्या? इसमें आपकी जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री है ना, बेसिकली डेवलप्ड कंट्री, वो आपकी एक कंट्री होगी। ग्लोबल साउथ की जो सक्षम कंट्री है, जो अच्छी खासी है, जैसे कि इंडिया, है ना, वो एक कंट्री होगी। और 3rd आपका जो पार्टनर नेशन होगा। 3rd पार्टनर नेशन मतलब जिसमें आपको प्रोजेक्ट या जिसे आपको फाइनेंस करना है। सो ट्रेडिशनल डोनर फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ, a pivotal country from global south and a partner country often from global south। ठीक, तो ये दोनों मिलकर के ये तीसरी कंट्री में क्या करेंगे? बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे और असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके थ्रू शेयर्ड लर्निंग होगी, है ना। सारे लोग क्या करेंगे? अपनी लर्निंग्स को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी और लोकल नीड्स के हिसाब से सॉल्यूशन डेवलप किए जा सकते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट हो सकते हैं। इंडिया ने, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है चीज़ें, इंडिया ने पहले भी ये सब सारी चीज़ें क्या की है? इम्प्लीमेंट की है। 2022 में इंडिया और जर्मनी ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीआरसी प्रोजेक्ट इन 3rd कंट्री ऑलरेडी साइन किया है, जिसमें फोकस है अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। सो टीआरसी ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड कंट्री के साथ ये साइन किया गया है। यहाँ पर इंडिया जर्मनी की बात कर रहे हैं, है ना। तो टीआरसी प्रोजेक्ट लगातार इम्प्लीमेंट कर रही है इंडिया जर्मनी के साथ, घाना, मालवी, कैमरून, पेरून, लैटिन अमेरिका, इन सारी जगह पर। रिसेंटली जो G20 हुआ था उसमें भी टीआरसी की बात की गई थी, और लगातार जो कंट्रीज़ हैं डेवलप ग्लोबल नॉर्थ की, वो ग्लोबल साउथ की जो इंपॉर्टेंट कंट्री लाइक इंडिया, उनके साथ लगातार कोलोबोरेशन कर रही हैं। इसके साथ साथ अलग अलग वेराइटीज़ के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इनिशिएटिव है।
ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, सो इसको आपको अलग से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है यूके के द्वारा बनाया गया है। इतना भी अगर आपको ध्यान है तो ये भी बहुत है ना। ये आपको चीज़ें लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ रहे हैं। सो इस तरह के इनिशिएटिव्स भी बनाए जा रहे हैं। तो एफर्ट्स लगातार होना चाहिए कि कैसे टेक्निकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को लेवरेज किया जाए, सो दैट कि जो थर्ड कंट्री है उसमें डेवलपमेंट हो सके। ये बेसिकली आर्टिकल था। अगर मैं समअप करूँ तो जितनी भी ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस की इश्यूज चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्रंच, बिकॉज ऑफ बजटरी इश्यूज और कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल डोनर, है ना, ये जितनी भी चीज़ें चल रही इनके कारण हमें नई मैकेनिज्म चाहिए जिसका नाम है 2+1। दैट इज़ इट। यही पूरा आर्टिकल था, है ना, अगर पूरा समअप किया जाए तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर गिग वर्कर्स अ पार्ट ऑफ इंडिया लेबर डेटा। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, GS1 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट थीम है वो क्या है, गिग वर्कर। इस पे लगातार मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे संबंधित प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम आर्टिकल की बात करें तो उसमें क्या बोल रहा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर गिग वर्कर को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा है, इनके लिए अलग से डेटा बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, इसके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 2025 का जो यूनियन बजट था उसने कई सारे मेजर्स लिए जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को फॉर्मली, और कई सारी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स को भी एक्सटेंड किया गया इस न्यू ग्रोइंग वर्कफोर्स के लिए। इसके बावजूद भी जो रिवाइज्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2025 का, इसने ये जो न्यू चेंजेस सरकार कर रही है गिग वर्कर के लिए जो स्कीम चला रही है उसमें नए चेंजेस उन्होंने नहीं किए हैं, और अभी भी इन्हें एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड ही कंसिडर किया जाता है। हालांकि अगर हम गिग वर्कर की बात करें तो इनका काम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर से कहीं ज़्यादा अलग होता है ना। तो इनका बहुत ही जो काम होता है वो बहुत डाइवर्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आपकी स्टोरी सो फार हो जाएगा या फिर आपका ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले गिग वर्कर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गिग वर्कर को, है ना, लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो डेफिनेशन कहाँ पर है इसकी, काय में है, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी। फर्स्ट इनकॉर्पोरेट गिग वर्कर को इसी एक्ट के अंदर या इसी कोड के अंदर किया गया था। इसमें जो चैप्टर 1 है सेक्शन 235 में गिग वर्कर को डिफाइन किया गया है, अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, है ना। तो क्या डिफाइन किया है, जो ट्रेडिशनली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन होता है, अगर इसके बाहर कोई एक्टिविटी हो रही है, इसके बाहर कोई रिलेशन है, ट्रेडिशनल रिलेशन नहीं है, इसके अलावा अगर कोई रिलेशन है और अर्न किया जा रहा है पैसा, तो वो जो वर्कर कहलाएगा वो गिग वर्कर कहलाएगा। प्लेटफॉर्म वर्क as defined in the code is work arrangement outside of traditional employer-employee relationship in which organization or individual use an online platform to access other organization or individual to solve a specific problem or to provide specific service or any such other activities which may be notified by central government। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म वर्क है वो क्या है, इसका सिंपल ये है कि एक कंपनी है वो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इंडिविजुअल तक उनकी जो पर्सनल भी प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहे हो। इसे क्या कहा गया है, प्लेटफॉर्म वर्क कहा गया। जैसे कि ओला, उबर, ये सब ओला उबर क्या कर रही है, सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। सो इस तरह के जो वर्क होंगे, क्या इसे सेल्फ एम्प्लॉयड माना जाना चाहिए, क्या इनकी वर्किंग कंडीशन सेम है, तो यही यहाँ पर सवाल उठ रहा है। While the definition separate gig worker from formal and informal category, it does not clearly define who a gig worker is or the nature of gig work, है ना। अगर आप देखें तो यहाँ ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल नहीं है रिलेशनशिप में, है ना, ट्रेडिशनल रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का अगर नहीं है तो वो गिग वर्कर होगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस बताने की कोशिश की जा रही है ट्रेडिशनल वर्कर्स में और गिग वर्कर में, लेकिन यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया है कि गिग वर्कर एक्चुअली है क्या, इसका स्कोप क्या है ना, इसका एंड क्या होना चाहिए, ये सब कुछ भी डिफाइन नहीं है। नीति आयोग की माने 2022 की एक रिपोर्ट है, तो गिग वर्क फोर्स जो है 2029-30 तक लगभग 23.5 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो इंडिया का प्राइमरी लेबर स्टैटिस्टिक सोर्स है PLFS,
कंटिन्यू टू सबसिंग गिग वर्कर इन द वेग कैटेगरी सच एज सेल्फ एम्प्लॉयड, ओन अकाउंट वर्कर और कैजुअल लेबर, है ना। तो गिग वर्कर को या तो सेल्फ एम्प्लॉयड में, कैजुअल लेबर में या ओन अकाउंट वर्कर में ही सबस्यूम किया जा रहा है। दैट मीन्स कि PLFS, अगर आपको प्रीलिम्स में आता है कि PLFS सर्वे में गिग वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो ये गलत है। अलग से इन लोगों के लिए, है ना, अलग से प्रोविजंस नहीं, अलग से अकाउंट्स नहीं बनाए गए हैं। बाकी इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबर और ओन अकाउंट वर्कर के अकाउंट में ही ऐड किया जा रहा है या उसी में इन्हें सबस्यूम किया गया है। चीज़ें क्लियर है। जो 2020 का जो सोशल सिक्योरिटी कोड था, उसमें और क्या क्या दिया है कि केंद्र सरकार क्या करेगी, सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएगी। सोशल सिक्योरिटी फंड बना के क्या करेगी, वेलफेयर करेगी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, गिग वर्कर का और प्लेटफॉर्म वर्कर का। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर तो हम जानते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहा जाता है। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पर, है ना, आप लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम 10 से अधिक लोग एक साथ अगर जॉब कर रहे हैं, प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, तो उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स कहा जाता है उस पर्टिकुलर, और उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें ऑर्गेनाइज वर्कर कहा जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, चाय के स्टॉल में काम कर रहे हैं, है ना, अपनी दुकान खोल ली है, तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में आता है। चीज़ें क्लियर है। सो यहाँ पर हम गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएगी, है ना। तो ये फंड तो बना लेगी, लेकिन जब तक पता नहीं होगा गिग वर्कर हैं कौन से, कितने हैं, उनका डेटा ही नहीं होगा, तो हम इस फंड को यूज़ कहाँ करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। सच वेलफेयर बोर्ड एंड पॉलिसी मेकर्स रिलाई ऑन द PLFS फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, है ना। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको डेटा चाहिए। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट कैटेगरी ही नहीं होगी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, तो भाई इसका तो जो इंटेंट है वो पहले ही अंडरमाइन हो जाएगा। When classification itself is unclear in a primary data set, access to scheme become uneven or even exclusionary। अगर पहले ही आपका जो डिस्टिंक्शन है, क्लासिफिकेशन है, वो क्या हो गया, अनक्लियर हो गया, तो फिर जो स्कीम्स होगी वो कहाँ, पहले ही एक्सक्लूशनरी हो जाएगी। आधे लोग तो पता चला शामिल ही नहीं हो पा रहे। दो गिग वर्कर्स टेक्निकली इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड कर रहे हैं, इनको ये याद रखना है ना। सर्वे में है, ये PLFS के डेटा में भी है, बस डिस्टिंक्टिव अकाउंट नहीं बनाया गया इनके लिए। द सर्वे फेल्स टू ऑफर विजिबिलिटी इनटू द यूनिक नेचर ऑफ डिजिटल labor characterized by multiple job role, dependence on algorithm, lack of formal contract, absence of safety metrics, है ना। तो ये सर्वे में है, लेकिन ये विजिबल नहीं है, सबस्यूम कर दिए गए हैं, जबकि इनकी जो वर्किंग कंडीशन है बहुत अलग है। जैसे कि एक साथ मल्टीपल जॉब कर रहे हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। जो ऐप बनाई गई है उसकी जो एल्गोरिदम है उस पर। इसके अलावा इनके पास कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। इनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, सेफ्टी मैकेनिज्म्स नहीं होती है। इस तरह की प्रॉब्लम इन्हें फेस करना पड़ रहा है। बेसिकली ये नो रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हालांकि जो सर्वे हो रहा है उसमें ये ज़रूर पूछा जा रहा है कि नो रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट है क्या आपके पास, इस तरह का है ऑप्शन, पर ये ऑप्शन जो है ना, हाइब्रिड नेचर ऑफ वर्क को कैप्चर नहीं करता, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि ये कई तरह की वर्क जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर सिर्फ इतना भर लिख दिया, नो रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट। नो रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत सारी जगह होता है, कैजुअल वर्क भी नो रिटर्न होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नो रिटर्न होता है। तो यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, किसका, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का। अनलाइक ट्रेडिशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गिग वर्कर इज शेप्ड बाय प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम, परफॉर्म अक्रॉस वेरियस ऐप, मोस्टली टास्क बेस्ड रेदर देन टाइम बाउंड, है ना। तो ट्रेडिशनल में टाइम बाउंड होता है 9 से 5, यहाँ पर ना 9 से 5 होता है ना कुछ होता है। ये प्लेटफॉर्म बेस्ड मल्टीपल ऐप में काम कर रहे हैं, ओला में भी, उबर में भी, रैपिडो में भी एक ही आदमी कर रहा है, जहाँ मिली सवारी वहाँ लेकर चला गया। मोस्टली टास्क बेस्ड है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिए, और टाइम बाउंड नहीं है ना, दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, जब तक पैसा कमाना है तब तक कर रहे हैं। सो यहाँ वर्किंग कंडीशन भी अपन ये नहीं बोल सकते कि इतने घंटे ही काम करना है, वो अपनी विलिंगनेस के साथ कर रहा है। Worker have no stable contract, rely on digital reach. Many lack access to benefit or protection available to former worker. Former worker को बहुत प्रोटेक्शन होती है, छुट्टियाँ होती है, लीव्स होती है, ग्रेचुटी होती है, बोनसेस होते हैं। इसके अलावा आपको पैसा जो है अच्छा खासा मिलता है, कई तरह की चीज़ें, पेंशन भी मिलती है, ये सब कुछ नहीं मिलेगा इनको, ठीक। एंड डोंट फुली ओन देयर वर्क प्रोसेसेस, मेकिंग द सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल मिसलीडिंग, है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल तो इनके ऊपर बिल्कुल भी मिसलीड कर रहा है, क्योंकि ये खुद के लिए काम भी नहीं, मतलब, है ना,
अपना कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मतलब जैसे मैंने खेती की तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ मैं, मेरी ज़मीन के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वो ग्रोथ हो रही है, पर यहाँ पर जो भी काम कर रहे हो प्लेटफॉर्म में वो आप दूसरे के लिए ही करते हो। एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेनिटी, इनकम वोलेटिलिटी एंड एल्गोरिथम गवर्नेंस रिमेन इनविजिबल विद इन द PLFS क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, एल्गोरिदम गवर्नेंस है, इनकम वोलेटिलिटी, ये सब रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा अगर आपने इनको विजिबल नहीं किया तो रिसेंट जो पॉलिसी एफर्ट है, ई श्रम रजिस्ट्रेशन, इश्यूएंस ऑफ डिजिटल कार्ड, हेल्थ कवरेज अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, इंडिकेट दैट स्टेट रिकॉग्निशन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। स्टेट ने तो रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन जब तक स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं होगा, जब तक कि स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं आएगा, तब तक कि हम प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे, मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, एविडेंस पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। दैट इज़ इट, यही आपका पूरा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।